सबसे पहले ये समझिए स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। जो स्पेसिफिक चार्ज है वो रेशियो है चार्ज अपॉन मास का। चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेशियो। तो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हमें स्पेसिफिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का हो और जो स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का हो उसका रेशियो बताना है। तो स्पेसिफिक चार्ज अगर आप इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हो गया और मास। आपकी वॉइस अच्छा, वॉइस कम आ रही मेरी? क्या अब बेटर हुई मेरी आवाज? राहुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और हमें निकालना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का रेशियो निकालना है। स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज अपॉन रेशियो। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ और जो मास है इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका आ गया? इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक मास है और आपको अब प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg और जो चार्ज है प्रोटॉन पर वो कितना है? सॉरी, नीचे तो चार्ज आएगा, चार्ज अपॉन मास, ऊपर मास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 kg और चार्ज कितना है प्रोटॉन का? 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये चार्ज चार्ज कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आया 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। ये चीज आ गई। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -31 नीचे है और 27 ऊपर है, तो ये आपके पास हो गया 16/91 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, यानी कि ऐसा आप निकाल सकते हो 1600 डिवाइडेड बाई 19। तो ये 8421 समथिंग आ रहा है। ये कैलकुलेशंस में स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज है इतना, मास इतना इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से जो स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज और जो मास है प्रोटॉन का 1 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया और ये 27 1.6 अपॉन, इसको हमने सॉल्व किया 160000 डिवाइडेड बाई 91, तो 1758 आ रहा है। इसको आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो ये आपका 1837 आ जाएगा बेटे। अगर आप इसको बिल्कुल एक्चुअल वैल्यूज लेंगे
तो आपको इतना आ जाएगा जी। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। आप सभी बच्चे बात को समझ गए। तो इस तरह से जो रेशियो है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, ये स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जहां तक बात है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है और मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का है वो कैसे निकालेंगे? चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मास कितना है प्रोटॉन का? 1.6। कुछ आगे भी रहता है वैल्यू, मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है, और -27 kg। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1837:1 आ जाएगा। कई जगह क्वेश्चन इसका रिवर्स भी है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो ये आंसर हो जाता थर्ड वाला। अगर उल्टा पूछते प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन सा हो जाता? थर्ड वाला। अभी इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन पूछा है तो सेकंड ऑप्शन आपका हो गया। सभी बच्चे इसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको भेज दूंगा, तो आप इसको समझ गए तो बाद में खुद अप्लाई करके आप इसको देखेंगे। अभी आप जल्दी जल्दी चीजों को सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट m। कोई एलिमेंट m है, उसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 25 और मास नंबर दिया गया है 52। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons in M2 positive species are respectively। तो देखिए सभी बच्चे, अगर ये न्यूट्रल एटम होता, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है 25, प्रोटॉन्स भी 25 और न्यूट्रॉन 52 माइनस 25, ये आपके पास आ जाते 17 या 27 आएंगे, 27 जी 27। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये जो M2 पॉजिटिव है, तो M2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन का नंबर वही रहेगा 25, न्यूट्रॉन का नंबर भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो भी चेंज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, वो बिना निकल के भाग रहे हैं कहीं, केवल इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे? 27। पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 23। वेरी गुड, 23 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है? सेकंड, फोर्थ। हाँ बिल्कुल ठीक, आप सब बच्चों ने बताया, इसका फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक का। न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला A minus Z। A is 52 atomic mass and Z is atomic number, that is 25। वो गिवन है हमें ये, this is atomic number and this is atomic mass। तो n is equal to A minus Z, तो ये 27 न्यूट्रॉन्स हो गए आपके। न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, वो गुना इजेक्ट होंगे। जिन बच्चों को आगे अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो सीख लेंगे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द रेडियस ऑफ एटम, ये आपको बताना है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आपको बताया हमने 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर में ले लेते हैं। और जो रेडियस एटम की है वो ये मान के चल रहे हैं, वो फर्स्ट शेल की बात, हाँ -10। वो 10⁻, ये नहीं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द रेडियस ऑफ एटम। हाँ, एटम की कितनी होगी? 10⁻10 मीटर होती है। ये कैसे 10⁻10 लिया, इसको आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट है,
तो उसकी रेडियस हम लेते हैं 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर। और अगर आपको चाहिए ये आंगस्ट्रॉन्ग में तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर आंगस्ट्रॉन्ग। आंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10। तो ये 0.529 को लगभग लगभग नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर और आंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10। तो हाँ, 10⁻⁻10 जो है काफी लो वैल्यू है, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 ही मान लिया कि जो हाइड्रोजन का या बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, या एटम की जो रेडियस है वो एटम की रेडियस ही हो गई, वो कितनी रही 10⁻10। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 मीटर आ जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोहर रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, मैंने अभी आपको बताया था। रेडियस ऑफ एनएच शेल, या तो आप ऐसे लिख दो 52.9 इंटू एन स्क्वायर, ये पिकोमीटर में होता है बेटा। और अगर आपको आंगस्ट्रॉन्ग में लेंगे तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर आंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब फर्स्ट बोला है तो 0.529 इंटू 1 स्क्वायर आंगस्ट्रॉन्ग, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग। आंगस्ट्रॉन्ग मीन्स 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिक्स ऑर्बिट। आपने बोहर पोस्टुलेट्स अगर पढ़े हो तो उसमें एंगुलर मोमेंटम हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज होल मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई। तो आपसे कौन से का पूछे, सिक्स्थ ऑर्बिट का पूछ रहे हो, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना लगाएंगे आप, 6 लगाएंगे। 6 इंटू एच अपॉन 2 पाई, एन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट है, तो ये आपके पास 3 एच अपॉन पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, थर्ड ठीक है, राइट। इफ r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का वो ये रहता है, rn इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर पिकोमीटर। ये हमने पढ़ा है बोहर के पोस्टुलेट्स में, और इन्होंने बताया r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। और अगर r1 की हम बात करें तो ये हमें दी गई है कितनी, r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये r1 की रेडियस दी गई है कितनी, r1 दी गई है। देन द रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट्स इन टर्म्स ऑफ r1। तो हमें अगर सेकंड की यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, तभी तो आया ही आपके पास r1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सेकंड ऑर्बिट की, तो क्या हो जाएगा r1 इंटू एन स्क्वायर। तो r1, तो r1 ऐसे ही छोड़ दिया, और क्योंकि हमारे पास सेकंड शेल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इट कम्स 4 इंटू r1। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्बिट की निकाल लेंगे, r3 इज इक्वल टू r1 इंटू 3 स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में लगा रहे हैं। यस, वेरी गुड, 9r1। एंड व्हाट अबाउट r4, यस मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 16r1। क्या किया आपने, r1 इंटू 4 स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा गया है, if r1 is the radius of the first orbit of hydrogen, the radii of second, third, fourth orbit in terms of r। तो आप देख सकते हैं कितना कितना हो गया बेटे, it should be 4, 9 and 16, right? So 9r1
4r1, 9r1 और 16r1। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, राइट। इन्होंने क्या बताया हमें कि जो 52.9 है ना, इसकी जगह R1 है, बस इतनी सी बात है, बाकी फिर हम वैल्यू जैसे लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आप? डी। ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन ठीक है आपका। आपको मैंने बताया था किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोहर ने ये रिलेशन दिया था, इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर आपने इस n की वैल्यू इंफिनिटी रख दी, तो ऐसे केस में जो एनर्जी है इंफिनिटी पर क्या होगी? जीरो। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है तो उसकी एनर्जी जीरो है, और जब वो एटम में एस्टैब्लिश्ड होगा तो वो न्यूक्लियस से कुछ अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को शेल में एस्टैब्लिश होते समय कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और इसीलिए जो एनर्जी है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो यही ऑप्शन हो गया थर्ड, एनर्जी जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन कम्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है, तो ये कब पॉसिबल है? जब एनर्जी को ये गेन करे। तो ये सेकंड ऑप्शन ठीक लग रहा है आपका, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, शेल का नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, तो एनर्जी को वो गेन करते हुए जाएगा, और अगर रिवर्स होगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, तो एनर्जी को लूज करेगा। In question number 11, the potential energy of an electron is given as, ये आप याद रखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, if the energy difference between the ground state and the excited state of an atom is delta E is given 4.4 into 10 raised to the power minus 19 joule. The wavelength of photon required to produce this transition. तो जब एनर्जी आपके पास है और वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं, तो एनर्जी में और वेवलेंथ में रिलेशन आपको मालूम है, E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। बात समझ में आई? तो इसमें हम डेल्टा ई दे रखा है, लैम्डा में निकालना है, तो लैम्डा विल बी HC बाई डेल्टा ई। ये बोहर ने बताया था हमें, तो लैम्डा हम निकाल पाएंगे। H की वैल्यू हम प्लैंक्स कांस्टेंट रखेंगे into speed of light 3.0 into 10 is power 8 divided by 4.4 into 10 is to the power minus 19। तो ये वेवलेंथ आपकी मीटर में आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास 4.5 into 10 is power minus 19 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इट कम्स 4. अच्छा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो इट कम्स 4.5 into 10 is power minus 7
या -9 जो है वो तो मीटर में आएगा, ये तो मीटर में आएगा इस कैलकुलेशन से। हमें आंसर क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इससे जो आंसर आएगा वो आपका मीटर में आएगा भाई। ठीक है, तो 4.5 इंटू 10⁻⁷